हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कालखंड में हमने हाइड्रोकार्बन के रसायन अंतर्गत एल्कीन्स की रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, युगात्मक अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में देखे थे। एल्कीन्स की रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत तीसरी रासायनिक अभिक्रिया बहुलीकरण अभिक्रिया। एल्कीन्स की रासायनिक अभिक्रिया अंतर्गत तीसरी रासायनिक अभिक्रिया बहुलीकरण अभिक्रिया। बहुलीकरण अभिक्रिया बहुलीकरण अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें सरल अणु अर्थात छोटे छोटे अणु आपस में संयोग करके एक वृहत अणु का निर्माण करते हैं, बहुलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो सरल अणु होते हैं ये एकलक कहलाते हैं तथा इनके संयोग से जो वृहत अणु बनता है बहुलक कहलाता है। एल्कीनों में भी बहुलीकरण अभिक्रिया होती है, जैसे एथीन में बहुलीकरण, एथीन का बहुलीकरण, एथीन के बहुलीकरण से अर्थात बहुत सारे एथीन के अणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। उस एक वृहत अणु को कहते हैं पॉलीथीन, अर्थात एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। समीकरण के रूप में देखते हैं, एथीन 2 कार्बन डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, एथीन। इनके अणुओं की संख्या मान लो n है, तो इनके बहुलीकरण से, इनका बहुलीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और ये बहुत सारे जो एथीन हैं वो आपस में जुड़कर एक अणु बनाते हैं, अर्थात इधर ये बॉन्ड को इधर फ्री कर देते हैं। तो इधर ये बॉन्ड फ्री कर दिए, मतलब यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, ये CH2, ये इधर बॉन्ड फ्री कर दिए और यहाँ पर N, अर्थात यहाँ पर कुल N अणु जो है आपस में संयुक्त होकर एक अणु का निर्माण किए हुए हैं। तो ये अणु कहलाता है पॉलीथीन। ये एक बहुलक है जो कि एथीन के बहुलीकरण से बना पॉलीथीन, और इसका उपयोग पॉलीथीन का उपयोग खिलौने बनाने में, खिलौने, बोतल, जो प्लास्टिक की जो बोतल होती है, बोतल, घरेलू सामान, कई घरेलू सामान होते हैं प्लास्टिक के, घरेलू सामान इत्यादि बनाने में होता है। सेकंड, प्रोपीन में भी बहुलीकरण अभिक्रिया पाई जाती है। दूसरा एल्कीन प्रोपीन का बहुलीकरण प्रोपीन के बहुलीकरण से जो बहुलक बनता है उसका नाम है पाली। मतलब एक अणु में बहुत सारे प्रोपीन, पाली प्रोपीन, प्रोपीन 3 कार्बन, 1 2 3,
एक कार्बन कार्बन द्विबंध, ये यहां पर डबल बॉन्ड कर दिए। हाइड्रोजन जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड मतलब ये 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन को इस ओर कर देते हैं, ये इसके पास 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है तो ये 3 हाइड्रोजन। ये है इनके अणुओं की संख्या n, इसका नाम प्रोपेन। इनके बहुलीकरण से अर्थात बहुत सारे n, कुल n अणु जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर भी ये बॉन्ड फ्री कर देते हैं, ये बॉन्ड CH2, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाता है CH, ये इधर बॉन्ड फ्री कर देते हैं, ये CH3, और यहाँ पर ये n अणु आपस में जुड़ गए और एक अणु का निर्माण किए, तो ये बहुलक कहलाता है पॉलीप्रोपीन। और इस बहुलक का उपयोग किया जाता है सीट कवर्स बनाने में, सीट कवर्स, रस्सी बनाने में, रस्सी, तेल डिब्बा, तेल डिब्बा इत्यादि बनाने में होता है। तो ये है एल्कीन में होने वाली बहुलीकरण अभिक्रिया। तो इस तरीके से एल्कीन्स की ये तीनों रासायनिक अभिक्रिया देखें। इसके बाद देखते हैं एल्कीन्स में एल्कीन्स के उपयोग। एल्कीन्स का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होता है, इसके बारे में देखते हैं। एल्कीन्स के उपयोग। एल्कीन्स का पहला उपयोग, एल्कीन्स का जो प्रथम सदस्य है एथाइन, एथीन, या जिसको हम बोलते हैं एथिलीन, इनका उपयोग फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग, ऑक्सीजन और एथिलीन की क्रिया से ऑक्सी एथिलीन की ज्वाला उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग में तीसरा उपयोग, एल्कीन से एल्कोहल बना सकते हैं, अर्थात एल्कोहल बनाने में, मोनोहाइड्रिक अर्थात एक OH वाले, डाइहाइड्रिक एल्कोहल अर्थात ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल बनाने में, चौथा उपयोग, बहुलीकरण अभिक्रिया द्वारा कई प्रकार के बहुलक बनाते हैं, जैसे कि पॉलीथीन, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन आदि बहुलकों के निर्माण में
तो ये दैनिक जीवन में 4 प्रमुख उपयोग एल्कीन्स के। इसके बाद तीसरा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स एल्काइंस। एल्काइंस के बारे में देखते हैं। एल्काइंस परिभाषा अर्थात एल्काइंस क्या होते हैं, क्या पहचान है एल्काइंस की। एल्काइंस वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एल्केन से 4 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, अर्थात इनका सामान्य सूत्र एल्केन से 4 हाइड्रोजन परमाणु कम, अर्थात इनका सामान्य सूत्र CnH2 × N-2। तथा दूसरी विशेषता एल्काइंस की होती है, इसमें एक कार्बन कार्बन त्रिबंध पाई जाती है। ये 2 विशेषताओं के आधार पर एल्काइंस को परिभाषित किया जा सकता है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन से 4 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, 4 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, तथा जिसमें कार्बन कार्बन त्रिबंध पाई जाती है, एल्काइंस कहलाते हैं। तथा इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2 × N-2, अर्थात हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के 2 गुने से 2 कम। जैसे एक कार्बन वाले एल्काइंस नहीं होते हैं, 2 कार्बन वाले एल्काइंस C2H कितना होगा, इनका 2 गुना 4, 4 में 2 कम कर देते हैं तो 2, ये एक एल्काइंस है। या इनको संरचना सूत्र के रूप में लिखते हैं तो इसमें कार्बन कार्बन त्रिबंध पाई जाती है, ये ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, 3-3, दोनों की 3-3 है, एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो ये दोनों कार्बन की संयुक्ता 4-4 हो जाती है। तो ये एक एल्काइंस, इसका नाम 2 कार्बन का रूट नाम एथ, और एल्काइंस के नामकरण की विशेषता होती है अनुलग्न आइन जोड़ते हैं, तो एथ में आइन जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाता है एथाइन, और इसी का प्रचलित नाम है, एथाइन को ही एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है, एसिटिलीन। इसी प्रकार से और 3 कार्बन वाले एल्काइन C3, हाइड्रोजन 2 गुना से 2 कम, 3 का 2 गुना 6, 6 में 2 कम कर देते हैं तो 4 हाइड्रोजन। संरचना सूत्र देखते हैं, 1 2 3, एक कार्बन कार्बन त्रिबंध पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर त्रिबंध बना सकते हैं, यहाँ पर त्रिबंध बना सकते हैं, कहीं पर भी यहाँ पर बना देते हैं। ये हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, एक बॉन्ड है तो इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके पास 3 1 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, इसके पास 3 है, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देते हैं तो कुल 3 1 4 हाइड्रोजन। तो ये एक एल्काइंस। संरचना सूत्र 3 कार्बन वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका रूट नाम होता है प्रोप, एल्काइन है, अनुलग्न आइन जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है प्रोपाइन। इसी तरीके से और बहुत सारे एल्काइंस, 5 कार्बन वाले एल्काइंस, 4 कार्बन वाले एल्काइंस, 6 कार्बन वाले एल्काइंस बना सकते हैं। अब देखते हैं एल्काइंस बनाने की विधियां, लेकिन एल्काइंस में सबसे प्रमुख एल्काइंस होता है एसिटिलीन, जिनका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि देखते हैं। एल्काइंस में केवल एक ही विधि, और वो भी प्रयोगशाला विधि, और एसिटिलीन का ये प्रमुख है। सेकंड पॉइंट, एल्काइंस में सेकंड चीज हम देखते हैं
एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले कैसे बनाई जाती है ये देख लेते हैं, अर्थात उसी को बोलते हैं सिद्धांत। सिद्धांत एवं समीकरण। जितने भी यौगिक हैं उनको बनाने की प्रयोगशाला विधि है, इसको 3 बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करते हैं। सिद्धांत एवं समीकरण, नामांकित चित्र और विधि का वर्णन। सिद्धांत एवं समीकरण देखते हैं। सिद्धांत मतलब थ्योरी, उसको थ्योरी रूप में लिखा जाता है। कैसे बनाते हैं? प्रयोगशाला में एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड, सिद्धांत से ही समीकरण हो जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर धीरे धीरे जल की बूंदें गिराकर बनाई जाती है। एसिटिलीन का सूत्र हम जानते हैं, C2H2। कैल्शियम बच गया, और जब भी कैल्शियम की क्रिया जो है जल से होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, Ca हाइड्रोक्साइड OH माइनस। चूंकि कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है तो ये 2 जुड़ते हैं, बैलेंस कर देते हैं। 2 कार्बन, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर 1 है तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। अब हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये 2 और ये 2, 4। तो ये हो गया इनका समीकरण। ये है कैल्शियम कार्बाइड। यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे। प्रयोगशाला में एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। ये हो गया इनका सिद्धांत। वही जो समीकरण लिखे हुए वही ये सिद्धांत हो गया, और ये फिर समीकरण। इसके बाद नामांकित चित्र कैसे बनाएंगे? नामांकित चित्र देखते हैं। 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है, ये कैल्शियम कार्बाइड और जल की। नामांकित चित्र, और जैसे चित्र बनाते हैं वैसे ही विधि का वर्णन किया जाता है। नामांकित चित्र, एक कोनिकल फ्लास्क में, इस प्रकार का फ्लास्क हमारे प्रयोगशाला में पाई जाती है, इसको कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। एक कोनिकल फ्लास्क में रेत भरकर, ये रेत भर देते हैं, रेत भरकर, ये है रेत, कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े डाल देते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े, ये कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े,
एवं एक बिंदुपाती कीप, ये एक बिंदुपाती कीप और एक निकास नली लगा देते हैं। ये और इसको कार कस दिए। एक कोनिकल फ्लास्क में रेत भरकर कैल्शियम कार्बाइड के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं तथा एक बिंदुपाती कीप एवं एक निकास नली लगा देते हैं और फ्लास्क की वायु को तेल गैस द्वारा विस्थापित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। फिर बिंदुपाती कीप द्वारा जल कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर धीरे धीरे गिराई जाती है, जिससे एसिटिलीन गैस बनती है, जिसमें NH3 एवं PS3 की अशुद्धियां होती है। जो एसिटिलीन गैस जो यहाँ पर प्राप्त होती है उसमें NH3 और PS3 गैस की अशुद्धियां होती है। इसे अम्लीय कॉपर सल्फेट विलयन से प्रवाहित करने पर ये इस प्रकार का एक उपकरण होता है, एक बोतल होती है। इसमें अम्लीय कॉपर सल्फेट विलयन भरा रहता है। अम्लीय कॉपर सल्फेट विलयन भरा होता है, इससे गुजारते हैं तो अमोनिया एवं PS3 गैस जो है अवशोषित हो जाती है तथा शुद्ध एसिटिलीन गैस को जल की विस्थापन विधि द्वारा ये इधर ये एक बर्तन होती है, यहाँ पर गैस जार रखी होती है, ये जल भरी होती है पूरी गैस जार में। लेकिन जैसे जैसे इसमें ये एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है, ऊपर चढ़ती जाती है, जल का तल जो है ये नीचे गिर जाता है और यहाँ पर ये एसिटिलीन गैस जो है, एसिटिलीन गैस एकत्र हो जाती है। ये जल तो ये है एसिटिलीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र और बिल्कुल वैसे ही इस विधि का वर्णन जैसे हम बनाए वैसे ही वर्णन करते हैं। विधि का वर्णन, विधि का वर्णन कैसे विधि का वर्णन करेंगे? जैसे बनाया, जैसे कि कोनिकल फ्लास्क में रेत भरकर कैल्शियम कार्बाइड के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं तथा फ्लास्क में एक बिंदुपाती कीप एवं एक निकास नली फिट कर देते हैं या लगा देते हैं तथा फ्लास्क की वायु को तेल गैस द्वारा विस्थापित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्यों बाहर निकाल देते हैं? अर्थात ये सावधानियां में आ जाती है। सावधानियां, पहली सावधानियां, प्रयोग के पूर्व फ्लास्क की वायु को तेल गैस द्वारा विस्थापित कर दी जाती है। क्यों विस्थापित कर देते हैं? क्योंकि जो एसिटिलीन गैस यहाँ पर जो बनती है वह वायु के साथ क्रिया करके विस्फोटक पदार्थ बनाती है। यदि यहाँ से वायु को विस्थापित ना कर दिया जाए तो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, इस कारण पहले से वायु को विस्थापित कर दिया जाता है। दूसरी सावधानियां, यहाँ पर रेत नीचे रख देते हैं, कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े, अर्थात फ्लास्क में कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े के नीचे रेत भर दिया जाता है। क्यों रेत भर दिया जाता है? क्योंकि अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वो रेत क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। इस कारण यहाँ पर ऊष्मा के मान में वृद्धि नहीं हो पाती। ये दूसरी सावधानी है। क्या फ्लास्क में कैल्शियम कार्बाइड के नीचे रेत रख दी जाती है क्योंकि इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर अब इतना करने के बाद बिंदुपाती कीप से जल बूंद बूंद करके गिराया जाता है। तो ये तीसरी सावधानी है। जल बूंद बूंद करके क्यों गिराया जाता है? क्योंकि अभिक्रिया की तीव्रता अधिक होती है। यदि तेजी से गिराया जाएगा तो तीव्रता से एसिटिलीन गैस बनेगी, तो यहाँ उस स्थिति में भी इसके टूटने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार से जल बूंद बूंद करके गिराया जाता है। ये तीसरी सावधानियां।
कैल्शियम कार्बाइड एवं जल की अभिक्रिया से एसिटिलीन गैस बनती है, जिसमें PH3 एवं NH3 की अशुद्धियां होती है, जिसको अम्लीय कॉपर सल्फेट विलयन में अवशोषित कर लिया जाता है तथा शुद्ध एसिटिलीन गैस को जल की विस्थापन विधि द्वारा गैस जार में एकत्र कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हम देखें एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसके बाद अगला है एल्काइंस में एल्काइंस की रासायनिक अभिक्रिया। एल्काइंस में तीसरा बिंदु एल्काइंस की रासायनिक अभिक्रिया। एल्काइंस की रासायनिक अभिक्रिया। तो एल्कीन्स के जितने रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे, एल्काइंस भी वही रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। 3 प्रकार की: योगात्मक अभिक्रिया, बहुलीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सबसे पहले देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में पहला योगात्मक अभिक्रिया हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन का योग। और हाइड्रोजन का योग अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है और इसके फलस्वरूप बनता है एल्केन। अर्थात किसी भी एल्काइंस पर निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग होने पर, जैसे कि एक एल्काइन लेते हैं 2 कार्बन वाला एल्काइन, ये एसिटिलीन या एथाइन, एसिटिलीन पर ये हाइड्रोजन का योग कराते हैं निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो एक एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन पहले जब भी हाइड्रोजन के एल्काइंस पर हाइड्रोजन का योग होता है, पहले एल्कीन बनता है, फिर हाइड्रोजन का योग कराते हैं, फिर हाइड्रोजन का योग कराते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और दोनों कार्बन परमाणु पर जुड़ जाते हैं। ये CH3, ये CH3 और ये सिंगल बॉन्ड 3 4। तो ये बन जाता है एक एल्केन्स। ये एल्कीन्स 2 कार्बन वाला एथीन और ये एथेन। तो इस तरीके से और दूसरे एल्काइन से भी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा एल्केन जो है बनाई जाती है। लेकिन अभिक्रिया एल्काइन से एल्केन जो है 2 स्टेप में बनता है। पहले हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्कीन बनता है, फिर सेकंड बार एल्केन बनता है। इसके बाद देखते हैं हैलोजन का योग, सेकंड योगात्मक अभिक्रिया। सेकंड योगात्मक अभिक्रिया हैलोजन का योग। हैलोजन का योग। तो किसी भी एल्काइंस में हैलोजन का योग होने पर टेट्रा हेलो एल्केन बनता है। टेट्रा हेलो एल्केन बनता है, जैसे कि
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक एल्काइन हो गया, एथाइन या एसिटिलीन, एथाइन। इस पर हैलोजन का योग करा देते हैं, क्लोरीन का योग करा देते हैं Cl2। और हैलोजन का योग जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। एक एक क्लोरीन परमाणु CH, एक Cl इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो संयोजकता 2 हो गई थी, डबल बॉन्ड CH Cl। पहले डाई हैलोएल्केन बनता है। ये डाई हैलोएल्केन कौन सा हैलो? क्लोरो, अर्थात डाइक्लोरो। लेकिन ये एल्केन नहीं, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अर्थात ये एल्कीन है, 2 कार्बन वाला एल्कीन, एथीन, डाइक्लोरो एथीन बनता है। और इन दोनों का पोजीशन 1 2 या उधर से गिनने पर पहले 1 2 डाइक्लोरो एथीन बनता है। पुनः हैलोजनीकरण होता है इसका, तो एक एक क्लोरीन और जुड़ जाते हैं, Cl2 डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड एक Cl और जुड़ गए तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है, सिंगल बॉन्ड CH Cl2। तो ये हो जाता है टेट्रा हेलो, 4 हैलोजन जुड़ गए तो टेट्रा क्लोरो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, 2 कार्बन वाला एथेन, पोजीशन 1 1 4 1 1 और 2 जो है दूसरे कार्बन पर, अर्थात 2 2 टेट्रा क्लोरो एथेन। और इस क्लोरीन युक्त या ये टेट्रा क्लोरो एथेन जो है, इसको वेस्ट्रान के नाम से जाना जाता है, वेस्ट्रान, जो कि एक उपयोगी विलायक है। इसी तरीके से ब्रोमीन का योग करा सकते हैं, तो ब्रोमीन का योग कराने पर पहले 1 2 डाइब्रोमो एथीन बनेगा, फिर 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो एथेन, ये Cl के स्थान पर Br हो जाता है। इसके बाद है हैलोजन अम्लों का योग, सेकंड है तीसरी अभिक्रिया, तीसरी योगात्मक अभिक्रिया। तीसरी योगात्मक अभिक्रिया हैलोजन अम्लों का योग, हैलोजन अम्लों का योग। हैलोजन अम्ल मतलब जो भी हैलोजन है उसमें H जोड़ देते हैं तो हैलोजन अम्ल हो जाता है। किसी भी एल्काइंस पर हैलोजन अम्लों का योग होने पर डाई हैलो एल्केन बनता है, डाई हैलो एल्केन बनता है। इसी को समीकरण के रूप में देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं समीकरण। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक एल्काइन है, एथाइन या एसिटिलीन, हैलोजन अम्ल प्लस HCl, इनका योग करा देते हैं। तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ और हैलोजन जो है दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता है, CH, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए तो संयोजकता 2 हो गई, डबल बॉन्ड CH Cl। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो एथीन। पहले यहाँ पर भी एल्कीन बनता है लेकिन मोनोहैलो, और इसी को CH2 डबल बॉन्ड CH मूलक को वाइनिल भी कहते हैं, वाइनिल मूलक, तो इसका नाम हो जाता है वाइनिल क्लोराइड, ये भी लिख सकते हैं, या 1 क्लोरो एथीन। पुनः HCl का योग होता है, पुनः HCl का योग होने पर इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये सिंगल बॉन्ड ऑफ CH, ये Cl2।
एथिलीडीन डाइक्लोराइड, इसका सामान्य नाम है एथिलीडीन डाइक्लोराइड, या IUPAC में लिखेंगे तो डाई हेलो एल्केन, कौन सा हेलो क्लोरो डाइक्लोरो, कौन सा एल्केन है एथेन, और इनकी स्थिति को भी लिख देते हैं। तो ये पहला कार्बन गिनती उधारी से प्रारंभ होगी 1,1 डाइक्लोरो एथेन, ये इनका नाम। इसी तरीके से HBr का योग कराएंगे, तो HBr का योग कराएंगे तो वाइनिल ब्रोमाइड बनेगा, इसके स्थान पर Br, पुनः HCl तो ये Br2, तो उसी यौगिक का नाम 1,1 डाइब्रोमो एथेन। तो ये तीसरा योग अभिक्रिया हैलोजन अम्लों का योग। इसके बाद चौथी अभिक्रिया देखते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। जल का योग। चौथी योगात्मक अभिक्रिया जल का योग। किसी भी एल्काइल्स पर जल का योग होने पर पहले एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है जो पुनर्व्यवस्थित होकर एल्डिहाइड या कीटोन, कई कीटोन, इस प्रकार से जल का योग एल्काइंस पर होता है। पहले एल्कोहल बनता है जो पुनर्व्यवस्थित होकर, एल्कोहल पुनर्व्यवस्थित होता है, उसके बाद एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। इसी को समीकरण के रूप में देखते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है एथाइन, इस पर जल का योग अभिक्रिया होती है, एल्कोहल बनता है। OH यहाँ पर जुड़ता है, H यहाँ पर जुड़ता है, तो ये हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH जुड़ जाता है, यहाँ का H2O मतलब H और OH, H यहाँ जुड़ा तो एक, अब दो संयोजकता हो गई तो डबल बॉन्ड, और ये CH ये वाइनिल एल्कोहल। CH2 डबल बॉन्ड CH समूह को क्या कहते हैं? वाइनिल एल्कोहल। ये जो है पुनर्व्यवस्थित होकर ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है, तो ये हो गया CH3, ये CH3 हो गया तो 3 बॉन्ड हो गया, तो एक बॉन्ड यहाँ पर, ये एक H आ गया, तो ये CHO मतलब एल्डिहाइड, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम जानते हैं एसीटैल्डिहाइड, ये बना एसीटैल्डिहाइड। उसी तरीके से और कीटोन कैसे बनता है ये देख लेते हैं। तो दूसरा 3 कार्बन वाले एल्काइन ले लेते हैं, C, ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया एल्काइन, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं 3, ये 4 है, और ये एक हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, ये एक एल्काइन प्रोपाइन। इस पर जल का योग कराते हैं। एल्कोहल बनता है CH3, ये C के साथ OH जुड़ता है, OH जो है C, मार्कोनी काप नियम के अनुसार ऋणात्मक भाग होती है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम, इसमें नहीं है।
कम OH इसमें जुड़ता है। हमेशा जब भी धनात्मक और ऋणात्मक जैसे जुड़ते हैं असममित पर जब योग होती है तो मार्कोनी का नियम कहीं पर भी एल्केन्स में ही एल्काइंस पर भी OH यहाँ पर जुड़ता है और H यहाँ पर जुड़ता है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये CH2। ये पुनर्व्यवस्थित होकर तो कैसे पुनर्व्यवस्था होती है, ये H जो है यहाँ पर चला जाता है, ये H वहाँ पर चला गया CH3C, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH3, ये H यहाँ पर चला गया, ये बच गया यहाँ पर O, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन की संयुक्ता 2, ये डबल बॉन्ड, और C डबल बॉन्ड O समूह को हम बोलते हैं कीटोन। तो 3 कार्बन वाला कीटोन का नाम जानते हैं, 3 कार्बन प्रोपेनोन, तो ये इस तरीके से एल्डिहाइड भी बनता है या कीटोन भी बनता है। तो ये 4 प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया। इसके बाद देखते हैं एल्काइंस की दूसरी मुख्य अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जैसे एल्कीन्स में 3 प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रिया को पढ़े, वायु द्वारा ऑक्सीकरण, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण, और तीसरा ऑक्सीकरण होता है ओजोन द्वारा। तो उन तीनों बिंदुओं के आधार पर भी एल्काइंस की ऑक्सीकरण अभिक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले वायु द्वारा ऑक्सीकरण। और वायु द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है इसी को बोलते हैं दहन। एल्केन्स एल्काइंस के समान एल्कीन्स के समान एल्काइंस भी दहन के फलस्वरूप या वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनाते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे एक एल्काइंस देख लेते हैं, वही 2 कार्बन वाले एल्काइंस एथाइंस, इनका वायु द्वारा ऑक्सीकरण होता है। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा उत्पन्न होती है। कोई भी एल्काइंस कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं दहन के फलस्वरूप, बैलेंस कर देते हैं। 2 कार्बन है, ये 2 से गुना कर दिए, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 दूने 4, 1 5, 5 2 है, तो इसको 2.5 से गुना कर देते हैं। 2.5 से गुना कर दिए, ये इसको सम में लाना है तो पूरे को 2 से गुना कर देते हैं। ये 2, ये 5 हो जाएगा, 2 दूने 4, ये 2। इसके बाद दूसरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण। पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण। तो जितने भी एल्काइंस हैं ये क्षारीय
तनु हो, जैसे एल्किन्स में अलग अलग अभिक्रिया तनु या क्षारी के साथ साथ अलग अलग उत्पाद बनाते थे, एल्काइल जो है तनु हो, सांद्र हो, क्षारी हो, KMnO4 के साथ अभिक्रिया करके या द्वारा ऑक्सीकृत होकर डाईएल्डिहाइड डाईकीटोन्स, डाईकीटोन्स, डाइओइक अम्ल है, डाईकीटोन्स, एल्डिहाइड नहीं है, डाईकीटोन्स, डाइओइक अम्ल, मतलब एक ही उत्पाद जो बनता है उसमें दो कीटोन समूह होते हैं, C डबल बॉन्ड O, या दो ओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल, दो COOH, या दोनों का मिश्रण, दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इनकी मुख्य अभिक्रिया, ये जो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं वो वाली अभिक्रिया देखते हैं। KMnO4 जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं और नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में निकलती है, पोटेशियम KOH के रूप में, और जो ऑक्सीजन निकलती है नवजात ऑक्सीजन के रूप में। बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन 2 है, 2 से गुना कर दिए, K 2 हो गया, 2 से गुना कर दिए, Mn 2 हो गया, Mn को 2 से गुना कर दिए, 4 दूने 8, 1 9, 2 दूने 4, 2 6, 3 9, 3 नवजात ऑक्सीजन। यही नवजात ऑक्सीजन जो है ये एल्काइंस को डाईकीटोन्स, डाइओइक अम्ल या दोनों का मिश्रण, या तो डाईकीटोन्स बनता है या डाइओइक अम्ल बनता है या दोनों का मिश्रण, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक एल्काइंस कौन एथाइन, इनका ऑक्सीकरण कराते हैं। तो हमेशा देखिए कीटोन्स कौन C डबल बॉन्ड O समूह बनाता है, कौन अम्ल समूह बनाता है, ये देख लेते हैं। तो जो टर्मिनल कार्बन जो होता है, टर्मिनल कार्बन अर्थात ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो अंतिम कार्बन जो होता है, हमेशा COOH ग्रुप, ओइक अम्ल COOH के रूप में पृथक हो जाता है, अर्थात ये COH दोनों टर्मिनल कार्बन है, यहाँ पर दोनों अंतिम कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए, अर्थात COOH, 2 ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ गए, COOH समूह, ये संरचना होती है, इससे भी 2 कार्बन जुड़ जाते हैं, C डबल बॉन्ड ये। तो ये COOH दोनों टर्मिनल कार्बन जो है वो तो ये डाइओइक अम्ल बन जाता है। कौन सा? 2 कार्बन वाला, हमेशा नामकरण। तो एल्केन, कौन से एल्केन? एथेन 1 कार्बन पर, 2 कार्बन पर, ये क्या है? डाइओइक अम्ल। और दूसरे एल्काइंस पर देख सकते हैं, कीटोन्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण होने पर, चाहे तनु हो, सांद्र हो या क्षारी हो, डाइओइक अम्ल बनता है। जैसे कि ये बना, डाइकीटोन्स बनते हैं, या दोनों का मिश्रण, एक ही यौगिक में एक कीटोन्स और एक अम्ल हो सकता है। जैसे कि एक समीकरण देखते हैं, प्रोपाइन ले लेते हैं। प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये कार्बन, ये टर्मिनल नहीं है, ये कार्बन टर्मिनल है, तो ये COH बनाएगा और ये कीटोनिक समूह बनाएगा। अर्थात अब जो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो यौगिक बनेगा, ये
CH3, ये C एक ऑक्सीजन यहां से जुड़ता है, इससे जुड़ता है, तो 2 1 3, ये सिंगल बॉन्ड और इसमें 2 ऑक्सीजन जुड़ेगा, अर्थात ये हमेशा टर्मिनल कार्बन हमेशा कीटोनिक OH समूह बनाता है ये। तो ये यौगिक जो है इसमें कीटोन्स भी है, OH अम्ल भी है, और नामकरण 1 2 1 2, दूसरे पर कीटो समूह 2 कीटो, 1 2 3 कार्बन वाला, अर्थात प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, तो ये बनता है। तो इस प्रकार से हम देखें ये पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण। एल्काइंस की रासायनिक अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ही तीसरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखेंगे कि ओजोन द्वारा किस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद एल्काइंस में बहुलीकरण अभिक्रिया क्या होती है, फिर एल्काइंस के उपयोग क्या होते हैं, ये अगले कालखंड में देखेंगे। धन्यवाद।